Hi everyone and a very good evening to all of you and you are most welcome to Selection Target। कैसे हैं आप सभी लोग और आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी प्रैक्टिस क्लास में। चलिए गुड इवनिंग, राधे राधे, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड इवनिंग। चलिए जितने भी लोग लाइव में प्लीज़ कंफर्म कर दे कि ठीक है या नहीं ऑडियो वीडियो, फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। हाँ अभी तो मैं ठीक हूँ, है ना, अभी तो मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ, नींद थोड़ी बहुत मिल गई है। चलिए ऑल क्लियर, ओके। आज का जो प्रैक्टिस सेशन है वो है आपका 14th, ठीक है। सावधानी से आंसर कीजिएगा, जो भी दिक्कतें होंगी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, एकदम बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। और आपको क्या करना है, अपने आपके जो भी आंसर्स रॉन्ग हो जाएंगे उनके नंबर्स को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं उनको लिए बता रहा हूँ कि आप जो आंसर्स आपके रॉन्ग हो तो उनके नंबर नोट कर लीजिएगा और बाद में टोटल क्वेश्चन में से अपने रॉन्ग क्वेश्चंस को घटा दीजिएगा, तो आपको मालूम चल जाएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ठीक है, कहाँ क्या कमी रही। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1, विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड। इसमें क्या होगा बताइएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, डेवलप की जो स्पेलिंग है उसमें जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ये वाला, ठीक है, DEVELOP, यानी कि देवी लोप हो गई। डेवलप माने विकास होता है, विकास करना, और अगर इसमें ED लगा होता तो हो जाता है DEVELOPED, ये हो जाता है डेवलप्ड, ठीक है। तो फिलहाल राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड। हाँ वो तो डेवलपमेंट भी हो जाता है, यस। चलिए सेकेंड में जो आंसर आ रहा है वो डी आ रहा है, ओके। कुछ लोग ए भी कर रहे हैं, बी भी कर रहे थे। इसमें जो सही आंसर है वो आपका डी वाला बिल्कुल सही है, क्यूरोसिटी, क्यूरियोसिटी, क्यू यू, ठीक है, ऐसे क्यूरियोसिटी, क्यूरोसिटी मतलब जिज्ञासा, जानने की इच्छा, जिजी विशु जिसको कहते हैं, जिजी विशा, ठीक है। डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। चलिए इसमें ये पूछा गया कि करेक्टली स्पेल्ड वाला, और आप लोग आंसर कर रहे हैं इसमें बी ऑप्शन आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब। डिसिप्लिन की स्पेलिंग यही होगी, DIS, डिसफिसिप्लिन, है ना, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन ऐसे याद रखें। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, ठीक है। सो राइट ऑप्शन इज बी हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। इज दैट क्लियर? चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज द लार्ज ब्राउन डॉग barked loudly at the mailman। चलिए बिल्कुल, द लार्ज ब्राउन डॉग barked loudly at the mailman। मेलमैन मतलब डाकिया, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। अब देखिएगा इसमें कुछ बच्चे, एक आध बच्चे ही मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है, बट इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका सी वाला सही हो जाएगा। अब देखिएगा कैसे,
अब मान लीजिए मैं लिखा है कि आ स्मार्ट मैन, तो ये आपका नाउन हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, और इसको क्वालिफाई करने वाला ये आर्टिकल जो है वो एडवर्ब हो गया। ठीक है, क्योंकि एक स्मार्ट भी हम कह सकते हैं, इस वजह से ये ए स्मार्ट के लिए भी आ सकता है। एक स्मार्ट कौन आदमी, मतलब आर्टिकल जो होता है जो एडजेक्टिव के पहले आए या एडवर्ब के पहले आए वो एडवर्ब का काम करता है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने लिखा कि वेरी स्मार्ट, लिखा वेरी स्मार्ट मैन। ठीक है, मैं लिखा अ वेरी स्मार्ट मैन, ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ये आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है, अब आप अगर यही नियम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ इसलिए हो जाएगा क्योंकि भाई स्मार्ट को वेरी तो इंटेंसिफाई कर सकता है कि बहुत स्मार्ट है ना, लेकिन लार्ज जो है वो ब्राउन को लार्ज ब्राउन तो नहीं होता। तो जाहिर सी बात है कि लार्ज ब्राउन के लिए नहीं आया, बल्कि लार्ज आया डॉग के लिए, और क्योंकि डॉग का जो साइज होगा ना वो बड़ा होगा, इस वजह से तो लार्ज आया है किसके लिए, डॉग के लिए। तो इस वजह से लार्ज जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ, आंसर द क्वेश्चन नंबर 5। अरे इसमें से देखिए एक क्वेश्चन गायब है बेटा, सीधा 6 क्वेश्चन आ गया, 5वां यहाँ से मिसिंग है। तो मिसिंग है तो कोई बात नहीं, बीच में तो ऐड ऑन नहीं कर सकते। तो ठीक है, आप 6वां नंबर है तो 6वां नंबर का ही आंसर दीजिएगा, 5वां को जाने दीजिए। अक्रॉस द रूम शी शुड सी सम ओल्ड फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा बताइए। चलिए इसमें क्या है कि अक्रॉस, यहाँ पर क्या अक्रॉस प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन के बाद में प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। अब जैसे एडजेक्टिव जिस व्यक्ति ने लगाया, मैं आपको बता दूं कि एडजेक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि अक्रॉस कोई रूम की क्वालिटी नहीं है। ठीक है, एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, जो क्वालिटी बताए, क्वांटिटी बताए, बट अक्रॉस ना तो क्वालिटी है रूम की, ना ही क्वांटिटी है रूम की, इसलिए अक्रॉस यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन है, यानी रूम के पार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। और जो लोग कंजंक्शन लगा रहे थे, कंजंक्शन भी नहीं होगा, इस रीज़न ये है क्योंकि ये दो क्लॉज नहीं जोड़ रहा है, ये कोई क्लॉज नहीं है, इट इज़ जस्ट अ फ्रेज। ठीक है, सो आपका आंसर सही होगा, डी वाला एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ऑन हियर द न्यूज़ ऑफ हिज सक्सेस ही वॉज कैरीड अवे बाय जॉय, क्या होगा इसमें बताएं। चलिए अब देखिएगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑन हियर नहीं होगा, बल्कि ऑन हियरिंग होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद में जीरंड आता है, ना कि बेयर इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर क्या होगा, हियर हटेगा और हियरिंग का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा, जो कि एक पार्टिसिपल का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, पार्टिसिपल का काम कर रहा है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। सो राइट ऑप्शन इज ए हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या होगा इसका आंसर बताएं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, यानी कि हिल्स मतलब साफ सुथरे हिल्स दिखाना, इसका मतलब है टू स्कैप। ठीक है, यानी कि भाग जाना। क्या होता है, भाग जाना होता है। टू शू अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स, पैर हिल, पैरों में पैर मतलब भागना, है ना। इसमें आप कह सकते हैं टू स्कैप।
चलिए कि भैया नया नया हील है मैं तो भागूंगा, ऐसे याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा, है ना, कि नई नई हील्स है, अब तो अब भागूंगा मैं। इसमें क्या होगा, मर्डर ऑफ ब्रदर, है ना। चलिए वेरी गुड, मर्डर ऑफ ब्रदर, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम फ्रैट्रिसाइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फ्रैट्रिसाइड, ठीक है। होमिसाइड यानी किसी भी मानव की हत्या, अगर किसी एक व्यक्ति की भी हत्या हो गई उसको बोलेंगे होमिसाइड। एक जाति के लोगों की हत्या हो जाए उसको बोलते हैं जेनीसाइड, ठीक है, जेनोसाइड, ठीक है, बात समझ में आ गया। ठीक है, जब याद रखिएगा एक विशेष जाति के बहुत सारे लोगों की हत्या होती है तो उसको हम बोलते हैं जेनोसाइड। होमिसाइड एक मानव की हत्या को बोलते हैं। वर्ड आता है मैसेकर, मैसेकर मतलब एकदम बिल्कुल कत्लेआम मचा देना, जब बहुत लोगों की हत्या की जाती है वो मैसेकर कहलाता है। इनफेंटिसाइड मतलब छोटे से बच्चे की हत्या करना, इनफेंटिसाइड। सोरोरीसाइड मतलब कि मर्डर ऑफ सिस्टर, बहन की हत्या सोरोरीसाइड कहलाता है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अ पोएट सेड द नाइट इज डार्क एंड आई एम फॉर फ्रॉम होम, क्या होगा इसमें बताइए। अब देखिएगा, हाँ कोई बात नहीं, सही जवाब है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में होगा, ये भी पास्ट टेंस में होगा, तो ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। और आई जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा तो पोएट आपका यहाँ पर ही हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है, ए वाले बिल्कुल सही हैं। क्योंकि ये कोई कंडीशनल सेंटेंस नहीं है, ठीक है, जिसका आप टेंस नहीं बदलेंगे, ये सिंपल सेंटेंस है, आपको बदलना पड़ेगा। कैन वी सेंड द पार्सल टुमारो, चलिए ठीक है, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा आपको देखिए, इसमें आएगा कैन द पार्सल बी सेंट बाई अस टुमारो, सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। सर मेरी क्लास स्टक हो रही है, अच्छा एक बार बैक करके ओपन कर लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। प्रॉपर नेटवर्क नहीं होते तभी ऐसा होता है बेटा, जब यह नेटवर्क में ट्रैफिक होता है तब ऐसा होता है। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, इसमें क्या होगा बताइएगा। देखिए अब इसमें आ रहा है आंसर डी वाला, हाँ डी वाला बिल्कुल सही जवाब, ठीक है, क्योंकि इट इज टाइम के बाद में यहाँ पर कोई सब्जेक्ट या कोई क्लॉज नहीं है जिसमें आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज कर देंगे, ऐसा नहीं है, तो इट इज टाइम टू स्टडी बिल्कुल सही जवाब, है ना। यू शुड स्टडीड नहीं होगा क्योंकि आपको पता है शुड मॉडल वर्ब है और इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो स्टडी आएगा। और यहाँ पर इट इज टाइम के बाद में देखिए यहाँ पर क्लॉज आ रहा है, तो क्लॉज का जो आपका मेन वर्ब होगी वो आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी, तो शुड स्टडी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा स्टडीड, लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, स्टडीड लिखना पड़ेगा, ठीक है। और आई हैव कम यस्टरडे नहीं होगा, यस्टरडे लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनेगा बल्कि
पास्ट में बनेगा, सिंपल पास्ट में, तो आई केम यस्टरडे हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक। Scale used for measuring the strength of an earthquake। चलिए 13 में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, गलत भी आंसर कर रहे हैं। आपने नाम तो सुना होगा, आपने हिंदी में पढ़ा होगा तो आपको लगा होगा रिएक्टर होता है ना, और आप इसी की क्या कर रहे हैं, नहीं डिड नहीं होगा। ठीक है, स्टडी अपने आप में वर्ब है ना, तो स्टडी का स्टडीड कर दीजिए। इट इज़ टाइम यू स्टडीड, सिंपल सी बात। ठीक है, अब देखिए रिक्टर यहाँ पर क्या है ना, आपने रिएक्टर पढ़ा है, बट एक्चुअली में वो क्या होता है, रिक्टर, RICHTER। ठीक है, ये वाला। ठीक है, रिएक्ट, ठीक है, तो ये चीज़ होगा RICH, रिचटर, RICHTER, रिचटर। ठीक है, रिक्टर, यानी कि आपका ये ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, हम लोग हिंदी में तो रिएक्टर रिएक्टर पढ़ते रहे, रिएक्टर स्केल, इंग्लिश में रिचटर होता है, रिक्टर। 14 में मे आई टेक लीव यू। ठीक है, चलिए इसमें लीव के साथ में आपको ऑफ का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, लीव ऑफ यू, मे आई टेक लीव ऑफ यू, है ना, अलविदा लेना कि भाई मैं अब तुमसे छुट्टी चाहूँगा, वो चीज़ है। और एक होता है लीव ऑफ, मतलब कि किसी काम को जो आप कर रहे हैं उसको बंद कर देना। ठीक है, डिसकंटिन्यू एक्टिविटी, जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसको बंद कर देना, लीव ऑफ कहलाता है ये वाला। बट यहाँ पर लीव ऑफ ये वाला आएगा, एक एफ वाला। ठीक है, लीव ऑफ मतलब अलविदा लेना। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा, द मैटर विल कम दिस कोल्ड, इसमें क्या होगा बताइएगा। है ना, जो मामला है वो आएगा कहाँ पर आएगा, बिफोर दिस कोर्ट, इस कोर्ट के सामने आएगा, बिफोर, सी ऑप्शन इज करेक्ट। है ना, बिफोर का मतलब पहले के सेंस में भी होता है, बिफोर का मतलब सामने के सेंस में भी होता है। ठीक है, और आफ्टर का मतलब केवल बाद के सेंस में होता है। तो यहाँ पर बिफोर आएगा कि जो मामला है वो कोर्ट के सामने आएगा, सो सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, हाँ। 16, each one of us is doing duty properly। ईच वन ऑफ अस इज डूइंग ड्यूटी प्रॉपरली, तो यहाँ पर आएगा हिज। ठीक है, क्योंकि ईच लगा हुआ है ना वन के साथ में, अगर ईच नहीं लगा होता तो हम ये लगाते, ईच लग गया है तो ईच की वजह से हम इस्तेमाल करेंगे हिज का। ठीक है, जेंडर यहाँ भी क्लियर नहीं है, हिज लगा दीजिए। ठीक है, वन का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति। ठीक है, और ईच वन का मतलब हो गया प्रत्येक व्यक्ति, तो एक एक व्यक्ति की बात होगी, प्रत्येक मतलब प्रतिधन एक, मतलब एक एक व्यक्ति, यानी कि हिज। सो बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जेंडर क्लियर नहीं तो हिज को प्रायोरिटी देंगे, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन इज द कैप्टन आस्क्ड द प्लेयर्स टू प्ले वेल लेस्ट दे वुड लूज द गेम
क्या होगा इसका आंसर बताइए। अब देखिए यहाँ पर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे दे वुड नहीं है, यहाँ पर दे शुड होगा। ठीक है, लेस्ट के साथ में हम शुड का इस्तेमाल करते हैं लेकिन नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये बात याद रखिएगा, सबको पता होगी, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। तो वुड नहीं आएगा, शुड आएगा। सो सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, पेंट द रूम्स, पैसिव। यस, लेस्ट मतलब कहीं ऐसा ना हो कि। नहीं, लिस्ट क्यों यूज करेंगे, वहां लिस्ट का कोई काम नहीं है। ठीक है, चलिए पेंट द रूम्स, यहां पर होगा लेट द रूम्स बी पेंटेड। ठीक है, ये बनेगा आपका किसमें, पैसिव में बनेगा, तो लेट से बनेगा। पेंट द रूम्स यहाँ पर ऑर्डर का सेंस है, और जब भी ऑर्डर का सेंस होता है तो हम बनाते हैं लेट से, लेट द रूम्स बी पेंटेड। या आप इसको वैसे भी बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू पेंट द रूम्स, ऐसे भी बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड टू पेंट द रूम्स ऐसे बना सकते हैं, या लेट द रूम्स बी पेंटेड ऐसे भी आप बना सकते हैं। सो बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हमारे पास दो मेथड क्यों हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे पास में ऑब्जेक्ट मौजूद है। अगर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता है तो हम लेट से नहीं बनाते हैं, फिर हम केवल यू से ही बनाते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूँ गो आउट, या मैं बोल दूँ गेट आउट, तो ये भी एक ऑर्डर है कि भग जाओ यहाँ से। तो ये जो गेट आउट है, गेट आउट का आप लेट से नहीं बना सकते, बिकॉज इस वही छोटा सा जो आपका क्लॉज है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। तो इसका सीधा बनेगा यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट, ऐसे बनेगा। एक ही मेथड यूज किया जाएगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, मतलब पैसिव में मैंने बहुत चीज़ें पढ़ाई हैं, आपने जो भले ही आप 12th तक पढ़ाते होंगे, बट बहुत चीज़ें उसमें नहीं भी रहती हैं, है ना। कंपटीशन में थोड़ा सा ग्रामर टफ रहती है बेटा। अ प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड। ठीक है, ये तो बच्चा बच्चा जानता होगा क्यों, है ना। अ प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड मिंट, ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि आप सोच रहे होंगे गुरुजी, कभी कभी लगता होगा आपको पेपर बड़ा इजी बना दिया, लेकिन आप एक माइंडसेट से सोचिए। मैंने आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर बनाया है। आपको पता है कि आपके एग्जाम में 60% अप्रॉक्स, यानी 50 to 60%, कभी कभी ये रेशियो ज़्यादा भी हो जाता है, पेपर इजी ही होता है। क्योंकि जो सिलेक्शन होता है वो 30 to मान के चलिए 30 to 40% या इतना। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, इतना बस यही डिसाइड करता है, 30% के अप्रॉक्स डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन आप किस कैटेगरी में आने वाले हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। नन बट के बाद जीरंड आता है, ये तो मैंने नहीं बताया। नन बट के बाद में जीरंड आता है, मैंने ये बताया कि नन बट के बाद में कोई अगर नाउन है तो जैसा नाउन वैसी ही वर्ब आएगी, ये बताया, ये तो मुझे याद है। और नथिंग बट में ये बताया कि नथिंग बट में क्या है कि नथिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी, नथिंग के अकॉर्डिंग। बट के बाद के हिसाब से हम वर्ब का यूज़ नहीं करते, बस ये बताया है। ठीक है, और कुछ नहीं बताया। चलिए, सो ए ऑप्शन आएगा। हाँ बिल्कुल शिविका। क्वेश्चन नंबर 20, ही इज रॉन्ग, आई एम श्योर ऑफ इट।
मेक इट कॉम्प्लेक्स, इसका क्या होगा बताइए। नन बट के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग, यस, ठीक है। ही इज रॉन्ग, आई एम श्योर ऑफ इट, तो इसका हो जाएगा कॉम्प्लेक्स बनाना है तो हो जाएगा आई एम श्योर दैट ही इज रॉन्ग, बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, है ना। ही इज रॉन्ग दैट आई एम श्योर ऑफ इट, ठीक है। इसमें सबसे सही है आपका ये वाला, आई एम श्योर दैट ही इज रॉन्ग। वेदर नहीं होगा क्योंकि वो श्योर है, वाई भी नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। सो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, एकदम क्लियर, ठीक है। बहुत बढ़िया, सब लोग आंसर बी कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा कि आपने एकदम आंसर सही किया है। क्वेश्चन नंबर 21, कैंडिडेट्स मस्ट राइट इंक। इसमें आएगा, देखिए हमेशा याद रखिएगा राइट इन इंक होता है, ठीक है, राइट इन इंक होता है, याद रखिएगा राइट इन इंक होता है, ठीक है। हाँ, राइट के साथ में आपको इन का इस्तेमाल करना चाहिए, ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसमें मैं एक चीज़ ये समझा दूं कि हो सकता है बहुत से बच्चों के दिमाग में आया हो बट वो ना पूछे हो कि यहाँ पर इट आया है, यहाँ इट नहीं आया, तो ये वाला सही क्यों है, ये वाला सही क्यों नहीं है। तो रीज़न ये है कि जो इट आया है, देखिए यहाँ पर जो इट इस्तेमाल हुआ है किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, कि वह रॉन्ग है, इसके लिए इट का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। ही इज़ रॉन्ग, आई एम श्योर ऑफ इट, यानी इस पूरी बात के लिए इट लगाया गया है। दो अलग अलग सेंटेंस हैं, यहाँ पर वो चीज़ मेंशन है और सेंटेंस आपका पूरा एक ही है, तो एक ही सेंटेंस में आप नाउन और मतलब जो आपका फ्रेज है या जो भी क्लॉज है जो भी है उसका वो और उसके लिए कोई प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर इट नहीं होगा, तो ये वाला आपका सही माना जाएगा, ठीक है। मतलब इट जिसके लिए आया वो खुद ही सेंटेंस में मौजूद है ना, तो इस वजह से इट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ही गॉट यूज्ड ऑन द राइट व्हेन ही वॉज इन लंदन, इसमें क्या होगा बताइएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, आपको लगेगा कि गुरुजी बी की फॉर्म तो कहीं दी नहीं गई है तो हम ये नहीं लगा दें, बट याद रखिएगा गेट क्या है, गेट आपका क्या है, गेट आपको पता है कि गेट के साथ भी अगर यूज टू इस्तेमाल हुआ है, बी की फॉर्म के साथ में यूज टू इस्तेमाल हुआ है तो आपका जीरंड आएगा, और अगर गेट के साथ भी यूज हुआ है तो भी आपका इस्तेमाल को क्या होगा, जीरंड का इस्तेमाल होगा। सो यहाँ पर टू ड्राइविंग हो जाएगा, डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। हाँ, क्योंकि यूज टू डायरेक्ट नहीं इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, उसके साथ कोई ना कोई आप देखिए वर्ब का इस्तेमाल किया गया है ना, तो गेट यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब होता है, आपको पता ही है। सो डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज शी राइट्स ब्यूटीफुली, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द अंडरलाइन वर्ब्स, इसका क्या होगा बताइए। अंडरलाइन नहीं है बट मोटा तो कर दिया गया है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें जो राइट से बेटा वो आपका इंट्रांजिटिव है, कारण ये है कि इसका कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है ना। अगर मैंने लिखा होता कि ही राइट्स आ लेटर लिखा होता मान लीजिए, तो ये आपका राइट हो जाता, ट्रांजिटिव हो जाता, क्योंकि इसके बाद में ऑब्जेक्ट मौजूद है। बट यहाँ तो ब्यूटीफुली एडवर्ब है और एडवर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए राइट्स के यानी रे राइट ने ऑब्जेक्ट नहीं लिया है, तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब की श्रेणी में आएगा। सो बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, आई एक्टेड इन अकॉर्डेंस योर ऑर्डर, ठीक है।
आई एक्टेड इन अकॉर्डिंग्स योर ऑर्डर। ठीक है, ये वाला तो अब तो याद हो जाना चाहिए, बहुत से बच्चे आज भी गलती कर रहे हैं। ये गलतियां कब बंद होंगी, ये तो मैंने कई बार पढ़ाया है। ठीक है, 100 टाइम्स पढ़ा चुका हूं मैं कम से कम। मैंने आपको पढ़ाया है कि अकॉर्डिंग के साथ में हम टू लगाते हैं, जबकि अकॉर्डेंस के साथ में हम विथ का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आएगा विथ, डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग के साथ में टू और अकॉर्डेंस के साथ में विथ का इस्तेमाल किया जाता है, माइंड इट। ठीक है, सो डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 25, आई वॉज हैप्पी टू सी मैन हु सेव्ड माई कैट। क्या बात है, वेरी गुड, सही लॉजिक लगा रहे हैं आप, तभी आंसर भी सही कर रहे हैं। द आएगा बिल्कुल, क्योंकि मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जिसने मेरी बिल्ली को बचाया। क्योंकि यहाँ पर मैन जो है वो क्या है, डेफिनेट हो गया है, तो फिर आपको यहाँ पर द का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर किया आप लोगों ने, है ना। ऐसे क्लियरिटी रखिए अपने कॉन्सेप्ट पे, फिर देखिए भला कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए। अच्छा, आपसे बहुत कुछ सीखा है आपने, बस इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतिए। ठीक है, इसको पढ़िए और आंसर करिए, क्या होगा बताइएगा। हाँ कोई बात नहीं, एक्सक्लेमेटरी मार्क जो लगा है, लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए लगा दिया गया है भाव व्यक्त करने के लिए। ठीक है, सवाल को जहाँ पर यूज करना है वहाँ मेन फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल चेंज होते रहते हैं थोड़ा थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है कि भैया हमको यूज करना है इन्फिनेटिव्स, तो ये तो गलत यूज हुआ है, क्योंकि टू के साथ में वर्ब की ये वाली फॉर्म तो नहीं आ सकती, फिफ्थ फॉर्म तो नहीं आ सकती, या एस यस फॉर्म नहीं आ सकती। टू हैव प्लेयर्स टू डायरेक्ट द कैप्टन ऑफ, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा कि टू हैव प्लेयर्स टू डायरेक्ट द कैप्टन, तो टू हैव प्लेयर्स गलत हो जाएगा। ठीक है, प्लेयर्स को रखना ये नहीं होगा। एवरी क्रिकेट टीम हैव अ कैप्टन टू, ये भी गलत है, यहाँ पर भी वही चीज़, सेम मिस्टेक। सी भी नहीं होगा, क्योंकि वही गलती तो है जो गलती ए में की गई है, वही गलती यहाँ पर भी की गई है, तो इसलिए आपका जो आंसर सही होगा वो डी वाला हो जाएगा, एवरी क्रिकेट टीम। ठीक है, हैज़ अ कैप्टन टू डायरेक्ट द अदर प्लेयर्स। ठीक है, यानी कि हर एक टीम में कैप्टन होता है जो बाकी प्लेयर्स को डायरेक्ट करता है, निर्देशित करता है। सो डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज ही इज टू फास्ट नॉट टू कैच अप विथ यू एनी मोमेंट रिमूव टू, इसमें क्या होगा बताइएगा। अब देखिए ही इज सो फास्ट दैट ही, अब टू की जगह पर सो आएगा तो ये तो सही लग रहा है, दैट है ना, नॉट टू लगा हुआ है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। जो लोग बी लगा रहे हैं बेटा, मैंने आपको बताया है ना कि अगर केवल लिखा हो टू और टू को हटाना हो तो फिर आपको नेगेटिव यूज करना है, कैन नॉट वाला यूज करना है। बट जब नेगेटिव दिया गया है तो आपको पॉजिटिव यूज करना चाहिए, ये बात मैंने कई बार बताई है। ठीक है, सो ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ही इज सो फास्ट दैट ही कैन कैच अप विथ यू एनी मोमेंट। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नॉट देखा ही नहीं तो इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी है ना। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट दो आई हैव लॉस्ट अ फ्रेंड फॉर योर सेक मेक इट असर्टिव। ठीक है,
चलिए ठीक है। 28 में देखिए वॉट दो का मतलब होता है कि क्या हुआ, आई हैव लॉस्ट अ फ्रेंड फॉर यू सेक, कि मैंने अपना एक दोस्त तुम्हारे लिए कुर्बान कर दिया। इसका मतलब है कि उसको फर्क नहीं पड़ता वगैरह, क्या हुआ एक दोस्त कुर्बान कर दिया तुम्हारे लिए, इसका मतलब है कि उसको फर्क नहीं पड़ता। इट डजेंट मैटर दैट आई हैव लॉस्ट अ फ्रेंड फॉर यू शेक। सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। मैटर्स नहीं होगा, याद रखिएगा ठीक है। इट डज नॉट मैटर यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है, बट आई हैव नॉट लॉस्ट, नॉट लगा दिया ये भी गलत है ठीक है। इट डजेंट मैटर दैट आई हैव नॉट लॉस्ट ये भी गलत है। मीनिंग समझना है, कह रहा व्हाट दो, क्या हुआ अगर मैंने एक दोस्त तुम्हारे लिए खो दिया। ऐसा तभी बोलते हैं जब कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है। सो सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। Next one, question number 29. Each player has been warned not to repeat the silly mistake. अच्छा चलिए कोई बात नहीं प्रार्थना जी, फिर आप बॉडी एंड माइंड में बैलेंस बनाइए। ठीक है, अब देखिए यहां पर आएगा ईच प्लेयर्स हैज बीन वॉर्न नॉट टू रिपीट द सिली मिस्टेक। अब देखिए यहां पर याद रखिएगा बेटा कि ईच लिखा हो चाहे एवरी लिखा हो, इसके बाद में आने वाला जो भी नाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर नाउन होगा, जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। ये बात आपको हमेशा याद रखना चाहिए। सो प्लेयर्स यहाँ से हटा देंगे, एस हट जाएगा और वर्ब आपकी सिंगुलर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। क्लियर हो गई बात, एकदम बढ़िया, आसान है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड, पता है क्या क्या याद रखें किसी भी चीज़ को आप जितना याद रखने की कोशिश करेंगे वो उतना ही भूलता है ठीक है। इसलिए किसी भी एक चीज़ पर अपना माइंड कभी भी स्टक ना करें। तो फिर बेटे का एग्ज़ाम देख लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर एक दो दिन की बात है, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा ठीक है। तो डोंट वरी। इसमें क्या होगा, बर्बरिक, तो ये स्पेलिंग सही है, बारिक ठीक है। सेल्फ चैट नहीं हो रहा है तो एक बार बैक कर दिया कीजिए क्लास को, दोबारा से ओपन किया कीजिए, सेल्फ चैट हो जाएगा। सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट ठीक है। बारबैरिक मतलब क्या होता है, असभ्य होता है ना, क्रूर भी कह सकते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ाई का टेंशन मत लीजिए, पढ़ाई को बस करते जाइए ठीक है। आपकी पढ़ाई खेत में फसल बोने की जैसी है कि अगर ईश्वर का प्रकोप ना हो तो बहुत अच्छी हो जाती है, और अगर प्रकोप हो जाए तो चपट भी जाती है। इसलिए अपना काम करते रहिए, किसानी खेती नहीं छोड़ता, दूसरे से आपको अपने काम नहीं छोड़ने हैं ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए सन जो है ना वो डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट होता है ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु समझिएगा, वो वाला ऑब्जेक्ट मत समझिएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला। तो यहाँ पर आपको दा का इस्तेमाल करना चाहिए, तो नहीं है, इसलिए आपका ये वाला तो सही हो नहीं सकता। दूसरी बात, ईच ऑफ द बॉयज विल कम, इसमें कोई मिस्टेक हो बताइए, कोई मिस्टेक नहीं है। नीतूज एक्ट वॉज थॉटफुली, तो याद रखिएगा थॉटफुली नहीं होगा बल्कि थॉटफुल होगा। क्यों थॉटफुल होगा, क्योंकि थॉटफुली तो एडवर्ब होता है
और बी की फॉर्म के बाद में एडवर्ब नहीं आता, एडजेक्टिव आता है। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही वॉज चाइल्ड। तो चाइल्ड क्या है? चाइल्ड एक आपका नाउन है। क्या है? नाउन है। वो भी काउंटेबल है, बच्चे को तो आप गिन सकते हैं ना। तो फिर यहाँ पर आपको आर्टिकल ए का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत बारीक सी मिस्टेक है इसमें, समझ लीजिए। तो चूंकि अब आर्टिकल होता ही एक लेटर का है तो बस आपको यूज तो करना पड़ेगा। सो राइट ऑप्शन इज क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, बी में कोई मिस्टेक नहीं है। नेक्स्ट वन इज दे हैड इग्नोर सॉरी आयरन्ड देयर डिफरेंसेस। क्या होगा इसका आंसर बताइएगा। कौन? शिविका? तब तो बेटा आप बहुत मेहनत करती हैं, है ना। मानना पड़ेगा आप लोगों की मेहनत को। ठीक है, परेशान नहीं होना, ये पूरी ईमानदारी से काम करिए, ऊपर वाला भी आपकी सुनेगा जरूर। दे हैड आयरन्ड आउट हो जाएगा बेटा। ठीक है, आयरन आउट का मतलब होता है कि बातचीत से समस्या को हल कर लेना। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा आयरन आउट। आयरन आउट मतलब जैसे हमारे कपड़ों में सिलवटें होती हैं ना, तो हम आयरन करते हैं तो सारी सिलवटें हट जाती हैं। ऐसी कभी कभी रिश्तों में भी सिलवटें पड़ जाती हैं, या दोस्ती में कोई भी तरह का रिश्ता हो सकता है। तो उन सिलवटों को हटाने के लिए आयरन आउट, यानी कि सिलवटें मतलब प्रॉब्लम्स या मतभेद वगैरह। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, शी जम्प्स हर चिल्ड्रन इंस्टेंटली इफ दे आर डिसओबीडिएंट। धान पक गए हैं, सर पानी भरा हुआ है। अब बेटा मैं तो वो भी काम जरूरी है, क्योंकि रोजी रोटी तो वही है आखिर में। देखिए इसमें आपको कुछ चीजें, मैं आपको काफी चीजें इसमें बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है जंप्स। जंप, पहले बात तो आया हुआ है कि जंप एट। जब आपको किसी ऑफर का आप फायदा उठाना हो या किसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना हो, तो वहां पर जंप एट का इस्तेमाल करते हैं। जंप ऑन का मतलब होता है बेटा क्रिटिसाइज करना, है ना। जंप टू का मतलब होता है कि कंक्लूजन पे कूदना, यानी कि बिना सोचे समझे कोई निर्णय ले लेना। जंप इन का मतलब होता है इंटरफियर करना। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। जंप इन मतलब बीच में कूदना, मतलब इंटरफियर करना। तो आपका बी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, विच वन इज करेक्टली पंक्चुएटेड। ओके, कोई बात नहीं, यू मे लीव। अब देखिएगा यहां पर क्या हुआ कि लिखा हुआ है इवन अ फूल व्हेन ही होल्डेथ हिज पीस इज काउंटेड वाइज। ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये क्या है, ये आपका कह सकते हैं कि तरह का फ्रेज है, एब्सोल्यूट फ्रेज है जो बीच में आया हुआ है। ठीक है, तो आप इसमें ए ऑप्शन लगा दीजिए यहाँ पर, क्योंकि इसने क्या किया है कि मतलब एक ही क्लॉज को स्प्लिट कर दिया है। तो जब स्प्लिट कर रहा है तो दोनों साइड में कॉमा यूज होगा। यहाँ कॉमा नहीं है, यहाँ कॉमा नहीं है, कहीं कॉमा नहीं है, इसलिए आपका सही आंसर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, सिनोनिम ऑफ क्वेर्स, इसका क्या मतलब होता है बताइए।
ठीक है, इसमें आएगा इंटीमिडेट। क्योंकि कोएट्स का मतलब होता है बेटा जबरदस्ती करना, है ना, किसी के साथ में जबरदस्ती करना। ठीक है, तो इसका सुनने में हो जाएगा इंटीमिडेट, धमकाना। किसी को हम धमका डरा करके जबरदस्ती काम नहीं करवा लेते हैं कि ये मेरा काम नहीं किया तो पुरानी मूवीज में आपने देखा होगा कि ये काम नहीं किया तो पूरी फैमिली को उड़ा देंगे तुम्हारी, है वो चीज़। तो इंटीमिडेट, धमकाना। ठीक है, क्योंकि बाकी ऑप्शंस फिट नहीं बैठ रहे हैं ना। कन्विंस गलत है, कन्विंस का मतलब तो मनाना होता है। पेटुलेंट का मतलब होता है जो व्यक्ति चिड़चिड़ा होता है ना। जितने भी पेटू किस्म के लोग होते हैं चिड़चिड़े, ये कह सकते हैं आप। कॉर्डियल का मतलब होता है जो व्यक्ति बड़ा ही खुशनुमा होता है, याद रखिएगा, है ना, कॉर्डियल। ठीक है, सो डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट है। कॉर्ड मतलब होता है दिल, तो दिल वाले लोग यानी खुशनुमा लोग, है ना, वो मित्रवत। डी ऑप्शन इज करेक्ट। 36 एंटोनिम ऑफ डेबोनेयर, इसका क्या होगा बताइएगा। ठीक है, एंटोनिम ऑफ डेबोनेयर। डेबोनेयर का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, खुश मिजाज होता है। यानी कि, है ना, आप कैसे याद करेंगे इसकी ट्रिक को, लिखा हुआ है डेबोनेयर, तो देव, है ना, तो आप अपनी दीदी से कह रहे हैं, अपनी बहन से कह रहे हैं कि दी बो मतलब वो, जिसे आगरा साइड में वा को बा बोलते हैं, तो दी बो नायर अंकल जो है ना वो बड़े खुश मिजाज है ना, कि दी बो जो नायर अंकल है ना बहुत खुश मिजाज है। तो डेबोनियर मतलब होता है खुश मिजाज। तो इसका एंटोनिम पूछा हो जाएगा लाउटिश। लाउटिश मतलब होता है जो व्यक्ति अशिष्ट होता है। खुश मिजाज का मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति बिहेव करना जानता है कि किसके साथ में कैसा बिहेव करना चाहिए, वो चीज़। डिग्निफाइड मतलब होता है प्रतिष्ठित। एग्जाल्टेड माने होता है प्रशंसनीय, कमेंडेबल, प्रेजवर्दी। और हम्बल का मतलब होता है आपका विनम्र होता है, याद रखिएगा। सो डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज फेरोसिटी। फेरोसिटी का मीनिंग क्या होगा वो बताइएगा। फेरोसिटी का मतलब होता है बेटा भयानक। तो इसका हो जाएगा क्रूअल एंड एग्रेसिव बिहेवियर, है ना। ठीक है, क्रूअल एंड एग्रेसिव बिहेवियर जो बहुत खतरनाक होता है वो, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, डेफिनेशन टाइप क्वेश्चंस पीजीटी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट थे, मतलब लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, नीदर आवर फैमिलीज nor our friends knows that we are getting married. अब देखिए नॉर के बाद में आपका क्या है, ये सब्जेक्ट है, नियरेस्ट सब्जेक्ट इसको बोलते हैं। और नियरेस्ट सब्जेक्ट जो है बेटा ये आपका प्लूरल है, इसलिए आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा नो। ठीक है, नोज नहीं आएगा बल्कि यूज करना पड़ेगा नो। सो राइट ऑप्शन इज बी हो जाएगा एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई, वेरी गुड। सिंपल है कॉन्सेप्ट इसका, इधर और नीदर नॉर में नॉर या और के बाद में जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको वर्ब का इस्तेमाल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39, द कोर्ट हैज एब्सॉल्व्ड हिम द क्राइम। एब्जॉल्व्ड का मतलब होता है बरी कर देना, यानी कि फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाएगा, याद रखिएगा। नहीं, ऑफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए
एक्विट के साथ में ऑफ लग सकता है, ठीक है, यानी कि मुक्त करने के सेंस में, एक्यूज के सेंस में भी ऑफ लग सकता है, लेकिन एब्जॉल्व्ड के साथ में क्या होता है, डी ऑप्शन फ्रॉम। एब्जॉल्व्ड का मतलब होता है बरी करना। ट्रिक बड़ी अच्छी इसकी कि अब भैया प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, उसको बरी कर दो, है ना, कि अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, उसको बरी कर दो, यानी कि आज़ाद कर दो। फ्रॉम आएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, याद रखिएगा इसकी ट्रिक, है ना। वो कैप तो इतनी मेहनत से याद करवाई है कि बच्चे छींक भी देते होंगे तो 2-4 वो कैप गिर जाते होंगे जमीन पे। क्यों, है ऐसा है क्या? चलिए, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। 40 विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड, इसमें क्या होगा बताइएगा। चलिए, अब तो कुछ भी देखते हैं बच्चे ना, तो 2-4 मीनिंग अपने आप दिमाग में आ जाता है ना। चलिए, इसमें आएगा, इसमें स्पेलिंग जानते हैं क्या होगा? इसमें होगा ये वाले DES डैश पी और रेटली। डेस्पिरेटली मतलब होता है निराशापूर्वक, ठीक है, डेस्पिरेटली, डेस्पी, ये वाला डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, है ना। यानी देसी पी के रेट बढ़ा दिया ना, तो बाद में निराशा हुई कि अरे यार रेट तो इतना है नहीं, हमने ज़्यादा रेट बढ़ा दिया, तो देसी पी के रेट बढ़ा दिया डेस्परेटली, ठीक है। डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपके सामने आता है ये वाला पैरा। एक काम कीजिएगा, जल्दीबाजी ना करिए, तो एक नज़र यहाँ से यहाँ उठा के देख लीजिए ना, ठीक है, फिर क्लियर कर लीजिएगा। कोई बात नहीं, गलती तो थोड़ी बहुत तो होंगी ही। 100% आप सोचे कि मैं सॉल्व कर लूँ पेपर, तो चाहे हमारा पेपर हो चाहे एग्ज़ाम का पेपर हो, 100% सॉल्व कोई नहीं कर पाता है। हाँ, इतना हो सकता है कि अगर आप पढ़ लेंगे तो हो सकता है कभी किस्मत ऐसी हो जाए कि कर भी ले जाए, है ना। मुझे तो उसी दिन का इंतज़ार है। चलिए, फर्स्ट का आंसर कर रहे हैं बी वाला। एडवेंट जो होता है ना, ये आगमन के सेंस में होता है, मतलब किसी चीज़ का, जैसे एआई का अब आगमन हो चुका है, तो इन रिसेंट ईयर्स, कुछ सालों में, द एडवेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई हैज़ लेड टू सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन वेरियस फील्ड। एडवांसमेंट मतलब बहुत बड़े बदलाव, है ना। एआई, इसके बाद में आपको आंसर देना है कि एआई टेक्नोलॉजीज are used in healthcare, finance, education and more revolutionizing the way tasks are performed। क्या होगा इसमें बताइए। करेंटली के बारे में आप जानते हैं, करेंट मतलब हाल ही गलत होगा, फ्रिक्वेंटली माने प्राय नहीं होगा, एक्सटेंसिवली मतलब विस्तृत रूप में या बहुत अधिक जो है वो यूज़, है ना, तो यूज़ की जाती है, तो यहाँ पर एक्सटेंसिवली हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। यानी जो एआई है वो बहुत अधिक यूज़ की जाती है हेल्थ केयर में, फाइनेंस में, एजुकेशन में, एंड मोर रिवोल्यूशनाइजिंग द वे टास्क आर परफॉर्म्ड। यानी अब जो चीज़ भी अब की जा रही है वो एआई के थ्रू ही की जा रही है। एआई बहुत ख़तरनाक होता जा रहा है बेटा, पता है, आपकी तस्वीर को कुछ भी बना सकता है वो। सो बी केयरफुल, अगर आप सोशल मीडिया में अपनी फ़ोटोज़ को शेयर करते हैं, सो बी केयरफुल, ओके। इसमें क्या होगा बताएं।
जी। इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि एआई एबिलिटी, यानी कि जो एआई की योग्यता क्या है, टू अकुमुलेट करना, संचय करना। पहले आगे पढ़ते हैं क्या लिखा, वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा। वो डेटा को संचय नहीं करता बल्कि प्रोसेस करता है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना होता है, तो ऐसे बांटता थोड़ी है, वो प्रोसेस करता है। एआई का काम क्या होता है कि वो एल्गोरिदम को ऐसा प्रोसेस करता है डेटा का, है ना, और आइडेंटिफाई पैटर्न्स हैज इनेबल्ड फास्टर डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी इन मैनी इंडस्ट्रीज। देखिए आप ये भी सोचिए ना कि आप एआई के बारे में आंसर कर रहे हैं, तो कुछ आपको टेक्निकल टर्मोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूट बांटना वो तो किसी के लिए भी इस्तेमाल करना होता है बट यहाँ पर प्रोसेस करना, ये एआई की ये योग्यता है कि वो डेटा को प्रोसेस कर देता है, और आप जो कुछ भी उससे पूछते हैं वो उसको करके दे देता है, उसी को तो प्रोसेसिंग कहते हैं ना ठीक है। सो बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, नेग्लेक्ट नहीं होगा, नज़रअंदाज करना गलत है। इसमें क्या होगा, अब देखिए लिखा हुआ है कि हाउ एवर, हालांकि, द वाइड स्प्रेड एडॉप्शन ऑफ एआई, यानी कि जो बहुत विस्तृत तरीके से एआई का अडॉप्ट किया गया है, हैज़ आल्सो रेज्ड कंसर्न, यानी कि उसने और ये चिंता भी ये बढ़ाई है, अबाउट व्हाट एडवांसमेंट तो एडवांसमेंट की, ये एडवांसमेंट अगर हुआ है तो ये तो कोई चिंता की बात नहीं है। अगर हम पहले से और एडवांस हो गए और प्रोग्रेस कर रहे हैं तो ये कोई चिंता की बात नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाया है तो ये भी कोई चिंता की बात नहीं है। प्रोग्रेस को बढ़ाया है, ये भी कोई चिंता नहीं है। ठीक है, एथिक्स की यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखिएगा क्या लिखा हुआ है कि ए आई आल्सो रेज्ड कंसर्न अबाउट एथिक्स। एथिक्स की बात क्यों कर रहा हूँ मैं आपको रीज़न बताऊंगा, आगे पढ़िए। एंड जॉब डिसप्लेसमेंट, जब से एआई आया है तो आपने देखा है कि सारी नैतिकताएं खत्म हो रही हैं। क्यों खत्म हो रही हैं? क्योंकि एआई जब सारे काम एआई कर लेगा तो फिर जॉब की क्या नीड है ठीक है, मान लीजिए अभी आप जाते हैं कैमरा वाले के पास में और अपनी फ़ोटो खिंचाते हैं, वो फ़ोटो खींचेगा, उसको साफ़ करेगा, फिर आपको देगा। लेकिन आप चाहें तो अपनी फ़ोटो कैसी भी खींच लीजिए, एआई को डाल दीजिए, एआई आपकी फ़ोटो को एकदम बेहतरीन कर देगा, तो आपको एडिटिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से ये जो उचित अनुचित वाली बातें होती है वो व्यवहार को के बारे में चिंता जो है वो एआई ने बढ़ा दी है। ठीक है, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत लोगों की जॉब छिन जाएगी भाई एआई की वजह से। इसमें क्या होगा, वाइल एआई कैन ऑटोमेट रूटीन टास्क, इट्स इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड द वर्क फोर्स रिमेन्स व्हाट। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर गौर से पढ़ना पड़ेगा, लिखा है कि जबकि जो एआई है कैन ऑटोमेट रूटीन टास्क, यानी कि वह ऑटोमेटिक रूटीन टास्क बना सकती है ना। जैसे कि आप एआई को बोल दीजिए कि भैया हमारे लिए ये काम कर दो, वो आपके लिए रूटीन टास्क बना देगा। इट्स इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, तो इसका इम्पैक्ट जो पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट पे, एंड द वर्क फोर्स रिमेन्स, और जो वर्क फोर्स होगा यानी कि जो काम करने की जो जो काम करने वाले लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, कंटेंशियस हो जाएंगे, यानी कि विवादग्रस्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, विवादग्रस्त हो जाएंगे। कंटेंशियस का मतलब होता है विवादग्रस्त। कैसे? क्योंकि अब जब सारा काम एआई करेगा तो उसमें व्यक्ति कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता, है ना। आप खुद सोचिए कि अगर आपने कोई भी काम किया है और आपको लगता है कि मेरा काम सही है, आपने एआई से करवा लिया, तो अगला आदमी उससे सहमत नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर सब कुछ सही हो गया तो फिर जॉब चली जाएगी उस व्यक्ति की। तो कंटेंशियस मतलब जो चीज़ एक तरह से नॉट एक्सेप्टेबल हो, ठीक है, जो चीज़ बहस का मुद्दा बन सकती है वो कहलाता है कंटेंशियस कहलाता
जिसकी नौकरी जाएगी भाई वो तो लड़ेगा ही, सीधी सी बात। सो ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर अमहत्वपूर्ण है तो फिर कोई विवाद की बात ही नहीं रह जाएगी, तो अमहत्वपूर्ण की कोई बात नहीं है ना। चलिए इसके बाद में आंसर दीजिएगा इसको, ये 2 पैरा हैं, आराम से पढ़िएगा फिर आंसर करिएगा, ठीक है। देखिए अब आपके कई बच्चों की काफ़ी गलतियां भी हुई होंगी, तो मैं आपको एक चीज़ सिंपल बता दूं कि पहले पूरे पैसेज को पढ़ना और समझना होता है। यदि आप नहीं समझेंगे, आपको लगता है कि बहुत आसान होता है ये, तो ये गलत फहमी में मत रहिएगा। क्लोज टेस्ट अपने आप में एक बहुत ही टिपिकल माना जाता है। हम भी जब करते हैं ना तो 2 बार कम से कम पढ़ते हैं, उसके बाद फिर एक एक ऑप्शंस का मीनिंग निकालते हैं कि कौन सा मीनिंग सबसे ज़्यादा सुटेबल बैठ रहा है, फिर उसको चुनते हैं। और तब भी कभी पूरे सही हो जाते हैं, कभी एक मिस्टेक हो भी जाती है। तो ये अभ्यास की चीज़ें हैं, इनमें लापरवाही आप नहीं कर सकते हैं, है ना। ABCD नहीं चुनना है हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चुनना है, ठीक है। ऐसा इसलिए करूँ कि बहुत से बच्चों को तो मीनिंग नहीं पता होगी कि किसकी क्या मीनिंग होती है, तो आंसर कैसे चूज करेंगे। चलिए पढ़िए। हो गया। जिसका ना हुआ हो तो वो प्लीज बता दीजिएगा, जिसका हो गया है तो 1 मिनट वेट कर लीजिएगा बस। ठीक है, आप पूजा कर लीजिए। ठीक है, बढ़िया स्कोर है, वेरी गुड। अब देखिए हो गया, चलिए ओके डन, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, इसको भी पढ़िएगा। सर जी खाना बन रहा है। हाँ खाना बन रहा है। चलिए प्लीज बताएं, हो गया। ओके डन, ठीक है। तो चलिए आंसर दीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, जल्दीबाजी मत कीजिएगा, इतना ही कहूँगा। चलिए, अरे ये तो गड़बड़ हो गया, आपने तो आंसर देख लिया। अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो इस कौन से स्टेटमेंट है जो कि सच नहीं है।
देखिए पहला ये कि लिखा हुआ है रीडर्स प्री कॉन्सेप्शन। प्री कॉन्सेप्शन का मतलब होता है पूर्व धारणा, इन्फ्लुएंस देयर रीडिंग। ये बात तो सच है कि कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले यदि आप उसके बारे में पहले से ही पूर्व धारणा बना लेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके पढ़ने की टेक्निक को इन्फ्लुएंस करेगा, प्रभावित करेगा। ये बात तो सही है। लिखा है कि रीडर्स हैव एक्सपेक्टेशंस व्हेन दे रीड एन आर्टिकल और अ बुक। सही बात है, जब रीडर्स कोई भी बुक पढ़ेगा तो वो कोई ना कोई एक्सपेक्टेशंस तो रखेगा ही रखेगा कि भाई मैं आज इससे क्या सीखने वाला हूँ, मुझे नई क्या चीज़ें मिलेंगी। रीडर्स लुक फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन एनी ऑफ देयर रीडिंग। और जो रीडर्स होते हैं वो जब भी कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं वो अपने स्पेसिफिक अपने इन्फॉर्मेशन को ढूंढ रहे होते हैं। जैसे स्टूडेंट जॉब को ढूंढ रहे होते हैं, है ना, कोई कुंवारे लोग बहू ढूंढ रहे होते हैं, उसमें आप देखते हैं कॉलम में, है ना, वो चीज़। तो ये भी बात सही है, सब लोग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं। रीडर्स एज्यूम दैट एवरीथिंग दे रीड विल हैव न्यू इन्फॉर्मेशन। यानी रीडर्स मानते हैं कि जो कुछ भी वो पढ़ रहे हैं तो सबकी सब नई इन्फॉर्मेशन होगी। ऐसा रीडर कोई नहीं सोचता, ना आप भी नहीं सोचते होंगे कि मैं आज अखबार में पढ़ रहा हूँ तो कुछ नया मिलने वाला है। आपको भी पता है रोज रोज वही है, बस कुछ चीज़ें ढूंढते हैं आप। इसलिए आपका डी ऑप्शन जो है ना वो आपका यहाँ पर सही माना जाएगा, नॉट ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47। चलिए, हाँ वो आपने पढ़ा नहीं कॉलम, बहू चाहिए, है ना, लड़का 5 फुट 7 इंच, है ना, सैलरी नहीं बताएंगे, 4 फिगर सैलरी ऐसे लिखेंगे। अरे भैया 4 फिगर में तो 10,000 भी आता है है ना, बताइए। Our expectations and predispositions may however blind us. ठीक है, प्रीडिस्पोजिशन का मतलब भी वही होता है जो प्री कॉन्सेप्शन का मतलब होता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है वी मे नॉट गेट द एक्चुअल आइडियाज ऑफ द ऑथर, है ना, क्योंकि जब हम एक्सपेक्टेशंस को और प्री डिस्पोजिशन जो माइंडसेट बना लेते हैं तो वो हमें ब्लाइंड कर देता है और हम कोई भी एक्चुअल बात को ऑथर की नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। वी विल गेट द एक्चुअल आइडिया, नहीं ये नहीं होगा। डिसएग्री, वी में डिसएग्री विद द ऑथर, ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि डिसएग्री नहीं एग्री वाली तो बात ही नहीं है, ये भी गलत है। ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। 48 one of the ways to improve our reading habits is to one of the ways to improve our reading habits, वो क्या होते हैं बेटा? ब्रेक द रूटीन ऑफ रीडिंग द सेम न्यूज़पेपर, सी ऑप्शन इज करेक्ट। पता है ऐसा क्यों कहा गया है, कारण क्या है, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको अपनी रीडिंग हैबिट को, जैसे मान लीजिए आप रोज पढ़ते हैं, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं द हिंदू पेपर, ठीक है, तो आप कभी द हिंदू पढ़िए, कभी द रिपब्लिक पढ़िए, या जो भी और भी न्यूज़पेपर्स आते हैं आप उनको पढ़िए। ठीक है, हमेशा एक को मत पढ़िए, क्योंकि एक पेपर जो लिख रहा है वो एक ही राइटर होता है, तो आपको हमेशा एक ही विचार मिलेंगे। जब आप अलग अलग पेपर पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग लोग लिखते हैं, तो अलग अलग आपके माइंड डेवलप होगा। इसलिए कभी भी एक पेपर को बराबर नहीं पढ़ना चाहिए। तो वही चीज़ कह रहा है वो कि ब्रेक द रूटीन ऑफ रीडिंग द सेम न्यूज़पेपर, कि आपको सेम न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत को छोड़ना चाहिए, है ना। चलिए, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आपको मजे की बात बताऊं, ये तो मैं आपसे अभी करवा रहा हूँ, लेकिन पता है मैं न्यूज़पेपर कभी भी बंधवाता नहीं हूँ। पहले मैं बंधवाता था, कभी हिंदुस्तान आ रहा है तो हिंदुस्तानी चला आ रहा है, दैनिक आ रहा है तो दैनिक चला आ रहा है। अब मैं नहीं करवाता। अब जो मेरा दिल करता है, मुझे इंग्लिश पेपर पढ़ना है, मैं द न्यूज़ मैं ले आता हूँ, द हिंदू ले आता हूँ, है ना, द टाइम्स ऑफ इंडिया ले आता हूँ। अभी लास्ट टाइम टाइम्स ऑफ इंडिया लेके आया था, खुद ले आता हूँ, सबसे बढ़िया।
विच क्वालिटी डज द ऑथर हायर एडवोकेट टू बी अ गुड रीडर। ठीक है, चलिए, अच्छा चलिए बढ़िया। अब देखिएगा यहाँ ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है, विच क्वालिटी डज द ऑथर हेयर एडवोकेट, यानी किस क्वालिटी के बारे में जो ऑथर है वो उसके बारे में मतलब वकालत करता है, उसको फेवर देता है, टू बी अ गुड रीडर, अच्छा रीडर होने के लिए। तो लिखा हुआ है बीइंग ऑब्जेक्टिव टू द आइडियाज ऑफ द ऑथर, यानी कि जो ऑथर अपनी बात कह रहा है उसमें आप ऑब्जेक्टिव बनी, यानी कि उसका विरोधी, मतलब ऐसा कि वो जो बात कर रहा है उसको तार्किक उसमें कसौटी में कसिए, वो ये कहने की बात कर रहा है। दूसरा है कि प्री कॉन्सेप्शन या प्री डिस्पोजिशन, यानी पहले से धारणा बना लीजिए, ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है। ठीक है, राइटर इसकी बात नहीं कह रहा, बल्कि वो ये कहता है कि ये करना गलत है, ना कि वो उसकी वकालत करता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अच्छा रीडर नहीं हो सकता अगर वो पहले से ही प्री कॉन्सेप्शन बना लेगा, पूर्व धारणाएं बना लेगा, तो फिर ये कैसे हो सकता है बताइए। ठीक है, तो इसके बाद में आता है हैविंग कॉन्टिन्यूस रूटीन, कि कॉन्टिन्यूस रूटीन बना के रखिए, ये भी गलत है, आपको पता है कि रूटीन बदलते रहना चाहिए, बोला है उसने। डिसएग्री विद द ऑथर, कि ये भी नहीं कहता वो कि ऑथर के साथ में आप हमेशा डिसएग्री रहिए, ये भी नहीं। ठीक है, सो ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। कोई बात नहीं रोशनी जी, आप जा सकती हैं, बाकी क्लास खत्म होने वाली है। आखिरी क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स व्यू पॉइंट्स, व्यू पॉइंट्स के लिए क्या मतलब होगा बताइएगा। व्यू पॉइंट मतलब होता है नजरिया, आपका दृष्टिकोण। व्यू माने देखना, पॉइंट्स माने कोई भी पॉइंट को देखने का तरीका, यानी विचार का तरीका आप कह सकते हैं। तो हो जाएगा परस्पेक्टिव्स, हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। प्री कॉन्सेप्शन माने वो तो वही होता है पूर्वाग्रह होना, पूर्व धारणा का होना। प्री डिस्पोजिशन का मतलब भी वही, पहले से ही पूर्व प्रवृत्ति बना लेना। पैटर्न का मतलब कोई भी पैटर्न जो होता है उसको फॉलो करना, वो चीज। सो डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। परस्पेक्टिव मतलब होता है दृष्टिकोण, क्या होता है, दृष्टिकोण होता है, याद रखिएगा। थैंक यू सो मच सर। यार क्या है, यार क्या है, ये क्या बोल रही हैं आप। थक गए, चलिए, थक गए क्या दिमाग से, क्या हो गया है। ओके, ठीक है, तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। 49 स्कोर, बढ़िया है, बहुत शुक्रिया सर। ओके, चलिए, एआई क्या होता है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 7 रॉन्ग हुए तब भी अच्छा स्कोर है, मेरा तो बहुत रॉन्ग हो रहा है, देवेश कह रहे हैं। तो देखिए, चेक कीजिए कहाँ पर गलती कर रहे हैं, ग्रामर के कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी कर रहे हैं, कहाँ पर गड़बड़ी हो रही है, अपना सेल्फ एनालिसिस करना आप सभी विद्यार्थियों का परम कर्तव्य है। जब तक अपनी कमियों को नहीं खोजेंगे, उनको सुधार नहीं पाएंगे, ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए। दुनिया का कोई भी व्यक्ति जब तक अपनी कमियों को नहीं देखेगा वो उसको सुधार नहीं कर सकता। ठीक है, पैसेज में रॉन्ग हुए हैं, हाँ, तो पैसेज इसलिए भी रॉन्ग हो सकता है क्योंकि पढ़ने का समय यहाँ पर कम मिल पाता है। जिनके पैसेज कम समझ में आते हों वो क्या किया कीजिए कि पैसेज किया कीजिए पीडीएफ से, और न समझ में आए तो बाद में वीडियो को देख लिया कीजिए, ऐसे कर लिया कीजिए। ठीक है, तो ये हो सकता है बस, क्योंकि कभी कभी पैसेज किसी किसी व्यक्ति को एक बार में समझ में नहीं आता है। ठीक है, कोई बात नहीं सर, क्लोज टेस्ट पैसेज में ज़्यादा रॉन्ग हुए हैं। 10 बजे से पढ़ाई कर रहे हैं, अरे तो दीदी आराम कीजिए, इतनी भी हार्ड वर्क करने की क्या ज़रूरत है, सेहत है तो सब कुछ है। मैं एसएमएस देख लूँगा, अभी नहीं देखूँगा, 8:30 बजे के बाद देखूँगा, क्योंकि मैं भी बहुत पजल्ड हूँ अभी। ठीक है, कोई बात नहीं, आपका जो आज का पैसेज है उसको आप दोबारा कीजिएगा पीडीएफ के थ्रू, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा और क्लियर चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए, और इसीलिए कहता हूँ कि पैसेज और उसके लिए आप हैबिट डेवलप कीजिए। जब एग्ज़ाम की डेट आएगी ना तो पैसेज पे थोड़ा और आपको मैं चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा।
ठीक है। हालांकि पैसेज पूरी तरह से आपकी समझ पर डिपेंड करता है, इसलिए उसका नाम कॉम्प्रिहेंशन होता है। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, उसको फॉलो करिएगा, शायद आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए। हाँ ठीक है राजू, तब कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे ग्रामर वालों से 7:30 बजे, और बाकी लोगों से मिलेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट। अभी एग्ज़ाम की डेट नहीं पता, नहीं एग्जैक्टली नहीं पता है, या तो बोर्ड एग्ज़ाम के पहले होगा या बोर्ड एग्ज़ाम के बाद में तुरंत हो जाएगा, बस इतना ही पता है अभी फ़िलहाल जो आयोग से खबर मिली है। कॉलेज खाली नहीं है, ये आप जान लीजिए, यानी कि कॉलेज खोजने में लगे हुए हैं, बस जिस दिन कॉलेज मिल जाएगा उस दिन एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो जाएगी। यानी कि आयोग अपना पूरा काम कर रहा है, यानी वो एक्टिव है। इसका मतलब है कि एग्ज़ाम बहुत नहीं टलने वाला है। ठीक है, बाकी रिलैक्स होकर के, कूल माइंड होकर के एक रिदम में पढ़ाई कीजिए, आपका भला हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, गलतियों को एनालिसिस कीजिए, सुधारिए, यही आपको करना है। यही करते करते भले ही यहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, एग्ज़ाम में गलतियाँ उतनी नहीं होंगी, याद जान लीजिए। ठीक है, अच्छे से कर लेंगे तो बिल्कुल बहुत सारी गलतियाँ ऐसी जो होंगी ही नहीं एग्ज़ाम में, ये बात आप जान लीजिए। चलिए बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड गुड नाइट, जय हिंद।